आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए बहुत अच्छे से। इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए, आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, क्रिस्टली ठोस होते हैं तो अनियमित, समरूप, निश्चित ज्यामिति वाले या द्रव जैसे। तो याद रखिए, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं क्योंकि वो ठोस हैं। और हमेशा याद रखिए, ठोसों की जो आकृति है वो निश्चित ज्यामिति वाली होती है। नेक्स्ट, सेकंड बोल रहा है, मूल अंश का योग होता है। तो मूल अंश का योग जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, 1, 2 या 10। तो आपको याद रखना है, जो मूल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है। इसके बाद बोलता है थर्ड, राउल्ट का नियम लागू होता है। यानी राउल्ट का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो राउल्ट का नियम है वास्तविक विलयन पर, आदर्श विलयन पर, कोलाइड पर या फिर निलंबन पर। तो याद रखिए, जो राउल्ट का नियम है वो हमेशा आदर्श नियम पर, आदर्श विलयन पर आधारित होता है क्योंकि राउल्ट का नियम वह नियम कहलाता है जो राउल्ट वास्तविक विलयन के लिए ही बताया गया है राउल्ट ने। तो ये हुए हमारे 3 प्रश्न। आइए जानेंगे अगला। देखिए, हमारे अगले प्रश्न क्या कहते हैं। इनके बाद अगला प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है। तो आप याद रखिए, गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो कैथोड पर या एनोड पर या दोनों पर या कहीं नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उन गैल्वेनिक ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो एनोड पर होती है। आगे देखेंगे कि विद्युत अपघटन के जो नियम जो हैं वो किसने दिए। तो विद्युत अपघटन के नियम जो हैं वो फैराडे ने दिए। फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए हैं, प्रथम व द्वितीय। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला बोलता है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया की इकाई क्या होती है। जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, अब देखिए आपको प्रश्न में थोड़ा चेंजेस है, प्रथम कोटि की जगह प्रथम क्रम हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये याद रखना है। तो इसकी जो इकाई होगी, पहला बोल रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। थर्ड बोल रहा है सी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। डी बोल रहा है मोल सेकंड इनवर्स। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा सेकंड इनवर्स। इनवर्स मीन्स -1। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम जानेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, उत्प्रेरक का प्रभाव होता है। तो उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, संतुलन बताता है, सक्रियण ऊर्जा घटती है उससे, या उत्पाद बदलता है, या अभिक्रिया रुकती है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या कहलाता है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। अभिक्रिया पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपस्थित है। तो आप ये याद रखिए कि ये सक्रियण ऊर्जा घटती है। इसके बाद बोल रहा है प्रश्न, कोलाइट कणों का आकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो आकार 1000 नैनोमीटर होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बोलता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो कौन व्यक्त करता है। तो आपको याद रखना है, टिंडल प्रभाव हमेशा कोलाइड जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं। यदि हम कोलाइडी विलयन लेते हैं और उसमें टॉर्च से या लाइट से या प्रकाश डाला जाता है तो उसमें हमें
जो कणों की जो गति है वो डिफरेंट दिखाई देती है, अनियमित दिखाई देती है, वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए किस तरह क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है पी ब्लॉक के तत्व कौन है, या पी ब्लॉक के तत्व जो है वो किस प्रकार का गुण बताते हैं या किस तरह से हैं। तो याद रखिए धातु, अधातु, उपधातु या उपरोक्त सभी। तो याद रखना है आपको, जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे धातु, अधातु और उपधातु सभी से मिलकर बने हुए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगला है अमोनिया का आकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अमोनिया का जो आकार है वो रेखीय, त्रिकोण समतलीय, त्रिकोण पिरामिडल या चतुष्फलकीय। तो आपको याद रखना है, तो अमोनिया का जो आकार है वो त्रिकोणीय पिरामिडल है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यानी H2SO4 जो है वो राजा अम्ल है, और वरक अम्ल है, सर्वत्र उपयोगी अम्ल है या फिर कमजोर अम्ल है। तो आप याद रखिए सर्वत्र उपयोगी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हैलोजन जो होते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np5 होता है। तो इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद पूछा गया है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो याद रखिए सबसे अधिक जो है वो विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। आप याद रखिए यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, वहाँ संकेत भी दे सकता है F-Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है फ्लोरीन है। इसके बाद का प्रश्न बोला संक्रमण तत्व होते हैं, यानी संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है। S, P, D, F इन किस में कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बच्चे मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं पर ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो आपको याद रखना है डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए आगे के प्रश्न हमें और क्या संकेत दे रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रंगीन यौगिक बनाने या बनने का कारण क्या है। तो याद रखना है आपको कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक, रंगीन आयन बनाने का कार्य करते हैं। तो डी ब्लॉक से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कारण बताओ में पूछे जाते हैं। तो आपको डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं को बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगला प्रश्न बोलता है लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो लैंथेनाइट संकुचन है वो एफ ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। अगला है समन्वय संख्या दर्शाती है। तो समन्वय संख्या जो होती है वो क्या दर्शाती है। आवेश, लिगेंड की संख्या, बंध की लंबाई या फिर अणु भार। तो आपको याद रखना है कि जो समन्वय संख्या है वो लिगेंड की संख्या बताती है कि कितने लिगेंड हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है टेट्रा अमोनियम जो कॉपर है आयन, उसमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आपको याद रखना है कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होगी। तो आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए, ये कक्षा 11वीं में आपको सिखाया जाता है। इसके बाद अगला बोलता है कि कार्बनिक यौगिकों में, तो कार्बनिक यौगिकों में जो मुख्य तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है, आप नाम से ही देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक का मतलब है कार्बन का होना। तो कार्बनिक यौगिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है कार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है IUPAC नामकरण में सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला को मूल श्रृंखला कहा जाता है। तो IUPAC में जो नियम है वो आपको इन ऑब्जेक्टिव को चुनने में मदद करेंगे यदि आपने पढ़ा है। आइए जानेंगे आगे के पॉइंट। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है।
तो आपको सभी क्रियात्मक समूह के फॉर्मूले बनना चाहिए। एल्किल हैलाइड क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके साथ क्या अभिक्रियाएं हैं ये भी पता होना चाहिए। इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है आपका IUPAC नाम। देखो RCOOH इसे हम अम्ल कहते हैं, RCHO को एल्डिहाइड कहते हैं, ROH को अल्कोहल कहा जाता है और RCOR को कीटोन कहा जाता है। तो आपको सभी क्रियात्मक समूह पता होने चाहिए। आपका आंसर होगा C। फिनॉल की अम्लता का कारण है। फिनॉल अम्लता का गुण दर्शाता है, क्यों, कारण बताइए, इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो आपको याद रखना है कि फिनॉल की जो अम्लता है उसका जो कारण है वो अनुनाद है। अनुनाद प्रभाव के कारण फिनॉल जो है अम्लीय गुण दर्शाता है। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो जब एल्डिहाइड की पहचान, याद रखना, अल्कोहल की जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल है जब उनकी पहचान की जाती है तो वो आप याद रखिए सबसे फेमस है विक्टर मेयर परीक्षण। और विक्टर मेयर परीक्षण लिखने के लिए भी आता है। तो आपको याद रखना है जो एल्डिहाइड की जो पहचान है वो टॉलेंस परीक्षण और फेहलिंग परीक्षण दोनों से होती है। इसका आंसर C होगा, यानी दोनों, A और B दोनों। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव। तो आज की ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियोस में बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तो आज की वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।